नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में जिसके तहत जीएस के पेपर 2 का प्रश्न कराने वाले हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु जल समझौता क्या है, हाल ही में इसे लेकर भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव क्यों है, स्पष्ट करें। और बहुत संभावना है कि इस बार चाहे यूपी पीसीएस के बच्चे हों या जो हमारे यूपीएससी के बच्चे हों, दोनों लोगों की परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिले। तो इसको तो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ हम पूरा डिटेल से कराने वाले हैं। मतलब अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो कुछ भी आपका जो है फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और कुछ भी छूटेगा भी नहीं। बस आप जो है धैर्य बना करके लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं। सूचना सबसे पहले तो यही है कि आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर मेंटरशिप प्रोग्राम लाया जाए, तो समृद्धि संस्थान के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है 15 जून से, और ये पेपर 5 से होगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने जो है इसमें अपना एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि अभी ऑफ़र भी चल रहा है स्टार्टिंग के 20 विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई अपना बैच लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग के जो हमारे 20 बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक ऑफ़र देते हैं, और ऑफ़र यही रहता है कि फ़ीस में कुछ छूट रहती है। एक्चुअल फ़ीस इसकी 9,999 रुपये है, लेकिन जो हमारे 20 बच्चे हैं स्टार्टिंग के, तो उनके लिए फ़ीस 7,499 रुपये ही है। तो अभी आप लोग इससे जुड़िए। इसमें हम देने वाले क्या हैं कि देखिए, जो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो तो इसमें इंक्लूड ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है तो यहाँ आपके लिए 24/7 जो है मेंटरशिप की उपलब्धता रहेगी। आपको अगर अपने तैयारी से रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक को लेकर के समस्या आ रही है, आंसर राइटिंग लिखने में समस्या आ रही है, तो आप जो है तुरंत अपना फ़ोन घुमाएंगे, आप मेंटरशिप से समय मांगेंगे या मैसेज करके वो आपको समय देगा, और उस समय ऑडियो वीडियो जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहें आप जुड़िए, अपनी चीज़ों का समाधान लीजिए और अपनी गति को आगे बढ़ाइए। तो ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। और वर्तमान में तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की चीज़ें हैं कि अगर मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं है। पीटी तो आप 2.5 3 4 महीना लगेंगे तो पास हो ही जाएंगे। असली लड़ाई मुख्य परीक्षा की है, और इसीलिए इसे मुख्य परीक्षा कहा भी गया है, क्योंकि मेंस ही मुख्य है, बाकी तो सब गौड़ है। और मेंस में आप तभी सफल होंगे जब आपको लिखने आता होगा। आपका ज्ञान भले कम है, लेकिन यदि आपके पास लिखने का कौशल है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आपको मुख्य परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इसी के तहत हमारे संस्थान के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आपकी कमियां हैं तो वो आपको यहाँ दूर कराया जाए। यहाँ आपको कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष लिखना, कैसे बीच का पाठ लिखना, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ दें। और फिर जो हम आपको प्रश्न देंगे डेली, चूँकि मंडे टू फ्राइडे हम आपको यहाँ प्रश्न देंगे, आप करके दिखाएंगे, लिख के भेजेंगे, और इसी तरीके से हम उसका मूल्यांकन करेंगे। जो भी कमी रहेगी वो बताएंगे। अगर आपका आधा नंबर भी हम काटे हैं तो क्यों काटे हैं, साथ ही साथ आप इसमें जो है और क्या पॉइंट डालेंगे कि आप इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कराएंगे, और फिर आपको यहीं तक नहीं रोकेंगे। इसके बाद हम जो है मॉडल आंसर भी देंगे, मतलब कॉपी चेक करेंगे, मेंटरशिप की चीज़ें देंगे कि आपकी कोई भी समस्या रहेगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर आपको डेली प्रश्न देंगे मंडे टू सैटरडे, सप्ताह में 6 दिन। उसके बाद आपकी कॉपी चेक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, जो कमी रहेगी वो बताएंगे, और फिर मॉडल आंसर देंगे। और ये आपके प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से करेंगे। और इसके तहत जो हमारा टारगेट है कि 750 प्लस जो है वो प्रश्न हम करा देंगे। तो सोचिए, अगर इतना प्रश्न हम आपको यहाँ करा दें तो मुख्य परीक्षा में फिर क्या बचेगा। तो आप केवल ईमानदारी से बैच से जुड़े रहिए, और जो हम प्रश्न दें उसको ईमानदारी से करिए, दिखाइए, जो हम कमेंट करें उसको आत्मसात करिए, उस पर सुधार करिए, और फिर हमारे मॉडल आंसर को दोहराते रहिए। तो मुख्य परीक्षा में आपको इससे ज़्यादा और कहीं एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई टॉपिक ऐसा छूटेगा ही नहीं जहाँ से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए ना जाए। तो इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है कि सिंधु जल समझौता क्या है,
हाल में से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्यों है। हाल में क्या कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो हमारी पहली बैठक हुई उसमें हमने निर्णय लिया कि भाई अब जो है सिंधु जल जो समझौता है उसको हम स्थगित करते हैं। और उसमें एक बड़ा टैगलाइन था कि अब खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। और सही है कि सठे साठ्यम समाज चले, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा सा उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लातों के जो भूत होते हैं वो हाथों से तो मानते नहीं हैं। तो यही प्रश्न है। अब थोड़ा सा आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी, देखिए ये याद रखिएगा कि ये किस घाटी में हुआ था, तो बैसरन घाटी में हुआ था। हो सकता है कि प्रीलिम्स में यहाँ पूछा जाए। तो बैसरन घाटी जो पहलगाम में अवस्थित है, हुए आतंक हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 सूत्रीय कार्य योजना को जो है मंजूरी दी गई थी, जिसमें से जो 5 सूत्रीय कार्य योजना थी उसमें से जो एक सबसे महत्वपूर्ण था कि सिंधु जल संधि का निलंबन। मतलब जो 5 चीज़ें हमने त्वरित तरीके से लागू करी, जो एक्शन प्लान जो हमारा था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान था कि हम सिंधु जल जो समझौता हमारा 1960 का था उसे हम निलंबित कर रहे हैं। सिंधु जल समझौता पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है, और इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे। तो प्रीलिम्स वाले बच्चे तो ये डेट याद रखेंगे कि 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। इसमें मध्यस्थता किसकी थी, तो विश्व बैंक की थी। 2 देश कौन थे, भारत और पाकिस्तान। भारत के हेड कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो नेहरू जी थे। और पाकिस्तान की तरफ कौन थे, तो वहाँ के जो सैन्य शासक थे, राष्ट्रपति उनको कहा जाए तो अयूब खान थे। तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स की चीज़ें हैं, और वही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। तो आपने थोड़ा सा बताया कि भाई हाल में क्या घटनाएं हुई और सिंधु जल समझौता क्या है, कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब आगे देखिए, और देखिए इतना डिटेल से बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल से बताने के बाद, जैसे मेरा यही प्रयास रहता है कि यदि आप हमारे साथ जो है 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आप दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका समय कहीं से जाया ना हो। मतलब वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये भावना ना है कि सर ने जो है हमारा समय किल कर दिया, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आपके समय की कितनी कीमत है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम इतना डिटेल से दे दें कि अगर आप यहाँ अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहीं से आपकी चीज़ें फुलफिल हो जाएँ। तो समझौते के तहत सिंधु की सहायक नदियों को पूर्वी तथा पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया है। जो सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। और पूर्वी नदियों में अगर देखा जाए तो सतलज, व्यास और रावी है, और पश्चिमी नदियों में क्या है, झेलम, चिनाब, सिंधु है। तो ये याद रखिएगा पूर्वी नदियों में कौन कौन से हैं और पश्चिमी नदियों में। और इस समझौते के तहत जो पूर्वी नदियों के पानी का अनन्य उपयोग के लिए भारत को जो है अधिकृत किया गया। मतलब सतलज, व्यास और रावी का जो पानी है उस पानी पर भारत की एब्सोल्यूट अधिकारिता को जो है वो स्वीकार किया गया। मतलब संपूर्ण अधिकारिता जो है भारत के पास है। साथ ही साथ अगर देखा जाए पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा, मतलब झेलम, चिनाब, सिंधु का। लेकिन भारत को पानी के कुछ सीमित अधिकार होंगे, जैसे विद्युत निर्माण भारत कर सकता है, कृषि में इसका प्रयोग कर सकता है। और यहाँ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को कुल जल के 80% तक पहुँच जो है प्राप्त हो जाती है। मतलब ये जो पश्चिमी नदियाँ हैं, देखिए यहाँ तो भारत को पूरी तरीके से मिला है कि ये इसकी पूरी उपयोग जो है भारत करेगा। पश्चिमी नदियों में ये रेशियो 20 और 80 का है। 80% तो पाकिस्तान को मिलेगा और जो 20% है वो भारत को मिलेगा। और इसी 20% को लेकर के है कि भाई हम जो 20% जो हमको मिलता है, कायदे से देखा जाए तो हम उसका भी दोहन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यही है कि भाई हम इसको भी जो है अब पूरी तरीके से इसका दोहन करेंगे। और अब आगे देखते हैं कि क्या है। समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई, जिसमें दोनों देशों के अधिकारियों के कुछ निश्चित समय पर मिलने और परेशानियों पर चर्चा करने का प्रावधान था। मतलब उस समय जो समझौता हुआ
कि भाई पूर्वी नदियों का जो है वो भारत करेगा, पश्चिमी नदियों का जो है पाकिस्तान करेगा, और एक सिंधु जल आयोग गठित किया गया। और वहाँ क्या था कि दोनों देश के जो अधिकारी होते थे वहाँ समय समय पर मिलते थे, नदियों की स्थिति का मुआयना करते थे और पानी के वितरण को सुनिश्चित करते थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब समझौते के तहत हुई थी। और इसमें मध्यस्थ की भूमिका में कौन था? तो विश्व बैंक था। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करना इसकी स्थापना के बाद से पहली बार है, जिसे लेकर पाकिस्तान को आपत्ति है। इसके निम्न कारण है, मतलब जब से ये सिंधु जो जल की चीज़ें जो समझौता हमने किया, ये पहली बार है कि जो है हमने इस संधि को जो है निलंबित किया है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और चूंकि जब हम निलंबित करेंगे तो पाकिस्तान को पेट में दर्द होगा ही होगा, और हुआ भी, और उसको लेकर के आपत्ति है पाकिस्तान को। और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या कह रहा है, और पाकिस्तान की इस पर निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का सरदर्द होना स्वाभाविक है, और भारत ने जो है एक उसकी दुगती रग पे जो है वो हाथ रखा है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान इससे जैसे कैसे प्रभावित हो रहा है। तो सिंधु जल संधि के निलंबन से जो है पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इसकी 80% कृषि जो है इन नदियों पर ही निर्भर है। मतलब पाकिस्तान का 80% का जो एग्रीकल्चर वाला भाग है वो इन्हीं जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु जल समझौते के तहत उन्हीं पर जो है निर्भर है पानी के लिए। पाकिस्तान की जीडीपी में सिंधु नदी तंत्र का 25% योगदान है। अब सोचिए कि नदियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है कि जो अगर पाकिस्तान को जीडीपी अगर 100 रुपया पाकिस्तान वर्ष भर में कमा रहा है, तो 25 रुपया केवल सिंधु नदी जो तंत्र है वो उसकी रेवेन्यू में जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? एग्रीकल्चर 80% एग्रीकल्चर जो है वो इन्हीं नदियों पर निर्भर है। तो आप इस गंभीरता को समझिए। इस व्यवधान से खाद्य सुरक्षा, नगरीय जलपूर्ति और विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब अगर ये 80% जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की सिंधु नदी जल तंत्र पे, तो खाद्य सुरक्षा तो हमारा प्रभावित ही होगा। भाई नदियाँ जो है पेयजल का ही एक माध्यम होती हैं, तो पेयजल भी जो नगरीय पेयजल है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ जैसे वर्तमान में क्या है कि भाई अगर दिल्ली में लोग हैं, अभी यमुना में पानी घट जाता है, दिल्ली के लोगों को पानी पीने की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नगर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे अगर ही सिंधु जल नदी का प्रवाह कम हो जाए। तीसरी चीज़ है कि जो ऊर्जा सुरक्षा है, क्योंकि बड़े बड़े बांध डैम बना करके हम जो है जो हाइड्रो ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं वो भी प्रभावित होगी। तो मतलब इसका खाद्य सुरक्षा को लेकर के, पेयजल को लेकर के और ऊर्जा सुरक्षा, मतलब तिहरा जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है किसको? पाकिस्तान को। तो ये आप बताइए। और ऐसे ही आपको अपने उत्तर में, मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता, तो नुकसान है तो आप दिखा दीजिए एग्रीकल्चर में, तो कुछ डाटा देना पड़ेगा कि भाई 80% जो एग्रीकल्चर सिंधु नदी के जल तंत्र पे स्थित है। ऊर्जा सुरक्षा नुकसान हो सकता है, फिर जीडीपी में कितनी भूमिका, तो एग्जैक्ट कुछ डाटा भी दीजिए। बिना डाटा दिए आपका उत्तर कहानी लगेगा, और मैं हर बार कहता हूँ कि कहानी लिखने से आपको अंक नहीं मिलेगा। फिर भारत द्वारा सिंधु नदी तंत्र पर किशनगंज और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से भी पाकिस्तान को आपत्ति है। तो जो भारत ने जो ये जो किशनगंज और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के जो प्रयास कर रहा है सिंधु नदी पर, तो उसको भी लेकर के पाकिस्तान की आपत्ति है। हालांकि ये परियोजनाएं जो हैं रन ऑफ द रिवर के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, जिनका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना विद्युत उत्पादन करना है। क्योंकि इसको लेकर के पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में जा भी चुका है, लेकिन विश्व बैंक का ही कहना है कि भाई इससे मुआयना करने पे ये निकल के आता है, चूँकि ये रन ऑफ द रिवर पे के तहत काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके प्रवाह में कमी नहीं आ रही है, नदी के प्रवाह में कोई कमी नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो आपके आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। तो रतले और ये जो परियोजना हमारी जो किशनगंज वाली है वो भी है। फिर सिंधु जल संधि के निलंबन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई पाकिस्तान का तो आप प्रभाव देख रहे हैं कि भाई कैसे उसकी जीडीपी को नुकसान होगा, उसके एग्रीकल्चर को, ऊर्जा सेक्टर को, पेयजल को। फिर जो हमारी जो विद्युत परियोजनाएं हैं तो दावा करता है कि उससे जो है जल का प्रवाह कम हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं पाकिस्तान के लिए है। भारत पे इसका क्या प्रभाव है? तो सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन में
अधिक जो है स्वायत्ता प्राप्त होगी। भाई अगर हम जो है सिंधु नदी जो जल समझौता है उसको ही निलंबित कर दें तो हम इस पे जो है और अधिक प्रभावी भूमिका में आ जाएंगे, मतलब और ज़्यादा हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं सिंधु नदी, क्योंकि हमारी अवस्थिति ही ऐसी है कि हम इसे चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। भारत अब किशन गंगा, ये सारी किशनगंज नहीं है, ये गंगा होगा, अभी मुझे ध्यान पड़ा, तो किशन गंगा, भारत अब किशन गंगा जो झेलम पर निर्मित है जैसी परियोजनाओं पर जलाशयों की सफाई का काम मानसून के चरम समय का इंतजार किए बिना कर सकता है। जैसा कि संधि में पहले अनिवार्य था कि मानसून के समय में भी चीज़ें करनी है, और ऐसे में जो है बड़ी समस्या होती थी इसको मेंटेन करने में। लेकिन जब संधि ही निलंबित है तो हम मानसून के चरम का इंतजार भी नहीं करेंगे, उसके पहले ही हम इस पर काम कर लेंगे जलाशयों की सफाई का। तो ये एक महत्वपूर्ण फ़ायदा होगा भारत को। भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। मतलब पूर्वी पे तो हमारी चीज़ें हैं ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जो पाकिस्तान वाली चीज़ें वहाँ भी जो है हम हाइड्रो एनर्जी को लेकर के बेहतर काम कर सकते हैं, और वहाँ संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो एक संधि के तहत हम बंधे हुए थे और हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर पा रहे थे। अब हम जो है इस दिशा में भी, मतलब हाइड्रो एनर्जी की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। तथा किशन गंगा और रतले जो चिनाब पर हैं जैसी चल रही परियोजनाओं पर पाकिस्तानी निरीक्षण को हम जो है रोक सकते हैं। मतलब ये जो हमारी परियोजनाएं थी और हम समय समय पर पाकिस्तान को निरीक्षण करने भी देते थे, देखिए इससे आपके प्रवाह में कोई बाधा नहीं आ रही है, तो अब क्या कि भाई हमारा समझौता ही रद्द है, तो अब आप गलती से इधर आना मत, हम चाहे जो करें। और वैसी स्थिति में हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी उपयोग कर ले रहे हैं तो पाकिस्तान कौन सा यहाँ आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि इससे पाकिस्तान में फिर दीर्घकाल में पानी की किल्लत होनी तय है। तो ये बता दीजिए। हालांकि इस रोक से पाकिस्तान की जलापूर्ति पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस स्तर पर प्रवाह को पूरी तरीके से नियंत्रित करने या मोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। मतलब जैसे अभी मीडिया उडिया में तो, सोशल मीडिया में तो खूब चल रहा था कि अब तो पाकिस्तान जो है बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। तो ये सब मतलब कुछ बड़भोलापन है और हमारी मीडिया करती भी रहती है। देखिए किसी नदी के प्रवाह को पूरी तरीके से नियंत्रित करना, ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर की नाली है और करके कर दिए, इधर से मोड़ दिए, डाइवर्ट कर दिए। नहर भी नहीं है, नदी है, प्राकृतिक नदी है, वो भी हिमालय से निकलने वाली नदी है जो वर्ष भर प्रवाहमान होती हैं। और आपको इसका वेग देखना, उत्तराखंड में जाइए आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जो यहाँ एसी कमरे में बैठ करके और स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मतलब यहाँ आजकल पत्रकारिता में तो हद हो गई है कि लोग थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं करते हैं, बस जा कर के जो भी स्क्रिप्ट मिला बस पढ़ के चले जाते हैं। मतलब एंकर तो वाकई में और वो भी कुछ खास जो अपने आप को देश का नंबर 1 तथाकथित चैनल बताते हैं, वहाँ के एंकर तो एकदम अब क्या ही कहा जाए, तो है और वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। तो वही इसमें हम बता रहे हैं कि भाई किस तरीके की चीज़ें हैं कि अभी पूरी तरीके से हम प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये व्यवहारिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम नियंत्रित करने के चक्कर में हम खुद जो है एक बड़ी आपदा को मोल ले लेंगे। भाई अगर पानी हम अपनी तरफ मोड़ भी लिए तो उस पानी का हम उपयोग कहाँ करेंगे, भाई रोकेंगे तो कहाँ, और अगर मोड़े तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन हाँ, दीर्घकाल में जो है हम उसे धीरे धीरे तमाम बांधों के माध्यम से, तमाम डैम बना करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और जो भारत करेगा भी। अभाव है, फिर भी भारत के इस कदम से पाकिस्तान को आने वाले समय में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब हम जो है, जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम और ज़्यादा जो है काम करेंगे, और बहुत छोटे छोटे जो है कई जगह से, अगर एक नदी पे बहुत छोटे छोटे कई बांध हम बना दें तो उससे बिल्कुल उसका प्रवाह बाधित होगा, और इससे भारत में भी जो बाढ़ की समस्या रहेगी वो मेंटेन होती जाएगी। और जैसे ही उसका प्रवाह कम होगा तो वहाँ की जीडीपी या एग्रीकल्चर में या पेयजल में कितनी भूमिका है आप देख ही रहे हैं। लेकिन तत्काल में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को लेकर के तरसेगा। लेकिन हाँ, अगर इस संधि के तहत अगर भारत गंभीरता से अपने हितों को साधने का प्रयास करेगा तो वो दिन दूर नहीं कि ये स्थिति सही में पाकिस्तान के लिए हो जाएगी, और तब हम
पाकिस्तान को एक तरीके से नेगोशिएट करने में बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए कि भोजन और पानी से ज़रूरी कोई भी मूलभूत आवश्यकता नहीं है। आपके पास घर नहीं है, जीवन चलेगा। पहले कौन से हमारे जो आदि मानव थे उनके पास घर था, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खा के वही रह लेते थे, लेकिन पानी और भोजन ये बहुत मस्त है, क्योंकि इसके अभाव में, पानी के अभाव में 2-3-4 दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, और भोजन में एक आध हफ्ता 10 दिन में मर जाएंगे। तो दोनों की ज़रूरत है, और दोनों की पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन है पाकिस्तान के लिए? सिंधु नदी के जो स्रोत हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थिति तो भयावह होगी ही, और एक अच्छा प्रयास है, भारत करे भी, क्योंकि ऐसे देशों के साथ ऐसे ही व्यवहार किए जाने चाहिए, तब जा कर के हम कुछ हद तक चीज़ों को नियंत्रित कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। सबसे पहले टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करिए, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि IAS का, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। तो अभी तक यदि आपने इसे जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करें, लाइक करें। ये आप ही के चैनल है, और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। तो और सबसे लास्ट में, अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।